नमस्कार विद्यार्थियों। कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? आर्टिकल 28 तक पढ़ लिया था। 4 मूल अधिकार हो गए थे। 5वां नंबर का मूल अधिकार इसको देख। कौन सा है? शिक्षा एवं संस्कृति का मूल अधिकार। हेडिंग डालो सभी विद्यार्थी। शिक्षा एवं संस्कृति का मूल अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का मूल अधिकार। और इसमें अनुच्छेद कौन से आएंगे? एक तो अनुच्छेद 29 आएगा और एक अनुच्छेद 30 आएगा। 2 ही आर्टिकल आते हैं इसमें। लिखिएगा, इस अधिकार में अल्पसंख्यकों से संबंधित किससे? अल्पसंख्यकों से संबंधित प्रावधान किया गया है। किससे संबंधित? अल्पसंख्यक से संबंधित। देखिएगा, ये प्रावधान केवल भारतीय अल्पसंख्यकों के लिए है। इसके लिए ये नहीं कोई दूसरे देश का आके कहते हम भी अल्पसंख्यक है। यह प्रावधान केवल भारतीय अल्पसंख्यकों के लिए किया गया है। देखिए, जो अल्पसंख्यक एक शब्द आया है, कौन सा आया है? अल्पसंख्यक एक शब्द आया है। तो इस अल्पसंख्यक को भारतीय संविधान में कहीं पर भी कोई परिभाषित नहीं किया गया है। अर्थात इसको परिभाषित करने के मामले में भारतीय संविधान मौन है। क्या है? अगला फैक्ट लिखो। अल्पसंख्यक, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा बंद करना, अल्पसंख्यक को लेकर या अल्पसंख्यक की परिभाषा को लेकर, अल्पसंख्यक की परिभाषा को लेकर भारतीय संविधान मौन है। क्या है? भारतीय संविधान मौन है। भारतीय संविधान मौन है। मौन को रेखांकित करो। यह मौन का मतलब क्या है? कि भारतीय संविधान में इसकी परिभाषा को स्पष्ट नहीं किया गया है। मौन को रेखांकित करो। अर्थात भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक को, अल्पसंख्यक, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा बंद करना, अल्पसंख्यक को परिभाषित नहीं किया गया है। लिख लिया? नोट डालिएगा। अल्पसंख्यक का दर्जा अल्पसंख्यक का दर्जा निम्नलिखित आधारों पर दिया जाता है। निम्नलिखित आधारों पर दिया जाता है। निम्नलिखित आधारों पर दिया जाता है। जैसे भाषा के आधार पर, लिपि के आधार पर और धर्म के आधार पर। कितने आधार पर दिया जाता है? 3 आधार बताए मैंने आपको। कौन कौन से? भाषा, लिपि और धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है। लिख लिया? भारत में अल्पसंख्यक कितने हैं वर्तमान में? है। कितने हैं? है।
और उनको अल्पसंख्यक का दर्जा किस आधार पर दिया गया है? धर्म के आधार पर। लिखिएगा अगला फैक्ट, भारत में धर्म के आधार पर दर्जा दिया गया है। भारत में धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। दर्जा दिया गया है किसके आधार पर? धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। अगला फैक्ट लिखो, वर्तमान में भारत में 6 अल्पसंख्यक समुदाय हैं। कितने हैं? 6 अल्पसंख्यक समुदाय है। कौन बताएगा? किसको आता है? एक और दो और दो को ही आता है बस। हाँ भाई, अल्पसंख्यक समुदाय भारत में कितने हैं वर्तमान में? है। संख्या तो आपको याद रहेगी, लेकिन नाम भी तो पता होना चाहिए ना। आ सकता है कि कौन सा समुदाय अल्पसंख्यक में शामिल है या नहीं है। पहला लिखो मुसलमान, मुस्लिम। दूसरा लिखो ईसाई। तीसरा सिख लिख सकते हो आप, पारसी लिख सकते हो। कितने हो गए? 4। बौद्ध लिख सकते हो, बौद्ध। और एक और लिख सकते हो, जैन। 2015 में दर्जा दिया गया था जैनों को ना। कब दिया गया था? 2015 में। सबसे नवीनतम समुदाय, सबसे नया तो शामिल किया 2015 में। लिख लिया? अगला लिखो अनुच्छेद। अब एक एक आर्टिकल को पढ़ ले, इसमें कौन कौन से आर्टिकल आएंगे? दो ही आएंगे, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। तो हेडिंग डालो आप, अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29, 29। 30 कहाँ आएगा? देखो, 6M सांस्कृतिक अधिकार मैंने लिखा है 29 और 30। ये तो इनको छिड़ा ही नहीं मैंने। नहीं, वो 29 में नहीं है, वो तो वैसे ही मिक्स में है। मतलब वो, मतलब मैं केवल इसके बारे में जानकारी दे रहा था। ये 6M संस्कृति में जो अल्पसंख्यकों को शामिल किया ना हमने, अल्पसंख्यक क्या होते हैं, कैसे शामिल करते हैं, वो अदर फैक्ट है। वो 29 में नहीं है। 29 तो अब लिखाऊंगा। अब हेडिंग डालो आप, अनुच्छेद 29, 29। अगर लिख भी लिया तो वहां से अनुच्छेद 29 काट लो, क्या दिक्कत है? यहाँ लिखो अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 29 में लिखिएगा, इस अनुच्छेद में प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के हितों के संरक्षण का हितों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदायों के हितों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। अब ये 29(1)(2) में जो भी बातें लिखाऊंगा, ये सारी बातें किस में आ जाती है? सौतेई 29 में आ जाती है। तो लिखो अनुच्छेद 29 क्लोज 1। अगला कौन सा लिखोगे? 29 क्लोज 1। पिछली बार नहीं लिखा था 29 क्लोज 1, इस बार लिख लो 29 क्लोज 1। देखो,
प्रत्येक अल्पसंख्यकों को प्रत्येक अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा कौमा लिपि एवं संस्कृति भाषा लिपि एवं संस्कृति के संरक्षण का अधिकार होगा। भाषा लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार होगा। देख लिया? अब देखो, राज्य द्वारा वित्त पोषित कोई भी संस्थान इन अल्पसंख्यकों के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। इस बात का उल्लेख किया गया है किसमें? 29 क्लोज 2 में। लिखिएगा 29 क्लोज 2 लिखो, 29 क्लोज 2 लिखिएगा। राज्य से वित्त पोषित किसी शैक्षणिक संस्थान में राज्य से वित्त पोषित किसी शैक्षणिक संस्थान में किसी शैक्षणिक संस्थान में धर्म को लेकर धर्म कौमा मूलवंश कौमा जाति और भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। माना कि कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय, मैंने कहा ना पूरा 29 और 30 नंबर का जो आर्टिकल है दोनों अल्पसंख्यकों से संबंधित है। किससे संबंधित है? माना कि कोई व्यक्ति अल्पसंख्यक में आता है तो उसके आधार पर ऐसा कोई शिक्षण संस्थान जो राज्य के द्वारा वित्त पोषित हो, यानी राज्य उसको अनुदान वगैरह देता हो, तो वह उसमें धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। इस बात का उल्लेख मिलता है 29 क्लोज 2 में। लिखो आर्टिकल 30। आपने देखा होगा कई बार ये अल्पसंख्यक समुदाय होते हैं खुद के भी शिक्षण संस्थान चलाते हैं, सही के खुद के चलते हैं। लिखिएगा इस अनुच्छेद में शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना, शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना और प्रशासन प्रशासन करना करने प्रशासन करने से संबंधित अल्पसंख्यकों को अधिकार दिया गया है। किसको दिया गया है ये सारा अधिकार? अल्पसंख्यकों को अधिकार दिया गया है। लिख लिया? देखो अनुच्छेद 30 क्लोज 1। देखो धर्म या भाषा के आधार पर धर्म या भाषा के आधार पर सभी अल्पसंख्यक वर्ग सभी अल्पसंख्यक वर्ग
अपनी पसंद, सभी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद की शिक्षण संस्थानों की, अपनी पसंद की शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं तथा स्वयं के अनुसार उसका प्रशासन चला सकते हैं। लिख लिया विद्यार्थी? लिखो अनुच्छेद 30 क्लोज 1 क्लोज ए। देखो 30 क्लोज 1 क्लोज ए, कौन सा? अनुच्छेद 30 क्लोज 1 क्लोज ए। ये मूल संविधान में उल्लेखित नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया था। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत मोरारजी देसाई की सरकार हुआ करती थी उस समय। तो लिखिएगा, यह अनुच्छेद मूल संविधान में समाहित नहीं था। किसमें? मूल संविधान में समाहित नहीं था। इसे मोरारजी देसाई की सरकार के समय मोरारजी देसाई की सरकार के समय, मोरारजी देसाई कौन है? भारत के प्रधानमंत्री, ध्यान रखना। मोरारजी देसाई की सरकार के समय 44वें संविधान संशोधन 1978 44 नंबर का जो अमेंडमेंट हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसकी बात कर रहा हूं। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जोड़ा गया। अब चक्कर ये पड़ता है, आपने कई शहरों में देखा होगा, कई धार्मिक अल्पसंख्यक जो लोग होते हैं, जैसे हम ईसाइयों को अल्पसंख्यक में काउंट करते हैं। अजमेर में आपने देखा होगा ईसाइयों की कई सारी भूमियां हैं, बड़ी बड़ी, बहुत सारे, मतलब बीघा की संख्या में 100 बीघा 200 बीघा जमीन इनके अंडर में आज भी। और ये कहते हैं कि यहाँ पे तो हम आने वाले समय में स्कूल खोलेंगे, जो भी खोलेंगे, मतलब जो भी धार्मिक संस्था बनाएंगे। माना कि कोई भी एक ईसाई धर्म या ईसाई जो कि अल्पसंख्यक में आते हैं, उनकी कोई स्कूल खोलने की कोई परियोजना है, उनकी आगे योजना जो भी, मान लें कि पंचशील में है, अब 100 बीघा जमीन है। अब अब अगर यहाँ पे स्कूल बनाएंगे, ठीक है, अच्छा विकास होगा, वो तो अलग मैटर है। लेकिन यहाँ पे अगर राज्य को जरूरत पड़ रही है, अजमेर का जो प्राधिकरण है उसको, या फिर नगर निगम को आवश्यकता पड़ रही है उस जमीन की, तो वो उससे ले सकती है। किससे? अल्पसंख्यक समुदाय की अगर कोई भूमि है, उसको राज्य चाहे तो अधिग्रहण कर सकता है, एक्वायर कर सकता है, लेकिन उसके बदले उस समुदाय को क्या दिया जाएगा? मुआवजा दिया जाएगा। देंगे कि नहीं देंगे? आज भी किसी किसान की कोई भूमि को जैसे अधिग्रहण करती है सरकार, तो उसको मुआवजा देती है ना। तो इसी प्रकार उनको भी मुआवजा दिया जाएगा। और मुआवजा किस हिसाब से दिया जाएगा? कि बाजार रेट क्या चल रही है। दो रेट होती है, एक तो सरकारी रेट और एक बाजार रेट। सरकारी रेट का मतलब समझ गए? जैसे आप यहाँ पे, अभी जैसे आप है, तो यहाँ पे सरकारी रेट तो है 5,000 रुपये गज। कितनी है? 5,000 रुपये गज, 10,000 मान लो आप। लेकिन बाजार रेट क्या है यहाँ पे? 50,000 रुपये गज है। कितनी है? 50,000 रुपये गज। तो पंचशील में उस समय जो बाजार रेट है वो आपको देनी पड़ेगी। ये नहीं सरकारी रेट तो 5,000 रुपये ही है, तो 5,000 रेट के हिसाब से उनको वो 100 बीघा जमीन ले लो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बाजार रेट में कौन खरीदेगा? कोई खरीद ही नहीं पाते फिर इतना। कोई ज़्यादा ही जरूरत होती तो खरीदते हैं। तो इस आर्टिकल को अलग से जोड़ा गया, देख लो, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत, ताकि इन समुदायों को संरक्षण प्रदान किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। अब ऐसे कानून बनेंगे, ऐसे प्रावधान करेंगे, तभी तो इनको इस प्रकार से संरक्षण मिलेगा।
अगला इसमें लिखो, इस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया कि, इस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया कि यदि किसी अल्पसंख्यक, कोई सा भी अल्पसंख्यक हो सकता है, कितने वर्तमान में भारत में है, कौन कौन से, पवन बता। ठीक है, हाँ अच्छा हो गया ना, ठीक। लिखो, क्या लिखा आपने, यदि किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान की भूमि का अधिग्रहण अधिग्रहण क्या किया जाता है, अधिग्रहण इंग्लिश में लिख सकते हो एक्वायर, एक्वायर राज्य सरकार के द्वारा, अधिग्रहण राज्य सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा, राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा, तो उस संस्थान को, उस संस्थान को राज्य के द्वारा मार्केट रेट पर, इस रेट पर, मार्केट रेट पर, हिंदी में लिख सकते हो आप बाजार दर, बाजार दर पर मुआवजा देना होगा, मुआवजा देना होगा। जैसे आपने कई बार देखा है, हम किसी भी गांव में रहते हैं, हमारे खेत वगैरह रहते हैं वहां पर, और वहां से कभी कोई सरकारी योजना निकलती है, चाहे नहर निकलो, चाहे लाइन निकलो, चाहे सड़क निकलो, चाहे ट्रेन निकलो, ट्रेन निकल रही माने पटरी बना रहे हैं वहां से, अब पटरियां बना रहे हैं तो अपनी जमीन तो लेंगे वो, ये थोड़ी पटरी को यूं घुमा दो और यूं घुमा दो, ऐसा पटरी तो सीधी जाएगी, सीधी जाएगी तो पता नहीं कितनों का खेत आएगा, हो सकता है आधा खेत उधर से रह जाए, आधा उधर रह जाए, लेकिन जितनी जमीन उनको आवश्यकता उतनी तो वो अपने से लेंगे। अब उन्होंने माना कि हमसे 100 फीट जमीन लिया, अगर 100 फीट अपनी उसमें आ रही है, तो 100 फीट की जो वैल्यू देंगे ना वो अपने को, वो सरकारी रेट के अनुसार देते हैं। सरकारी रेट तो बहुत नाम मात्र की रहती है, तो हमको मुआवजा ही ना के बराबर मिलता है फिर। तो हमेशा हम किसान लोग यही मांग करते हैं कि भाई ठीक है, सरकार को अपना विकास करना है, देश का विकास होना भी जरूरी है, हम देने के लिए तैयार है, लेकिन हमें मार्केट रेट से क्या दो, आप मुआवजा दो। मुआवजे को लेकर कई बार धरना प्रदर्शन भी चलते हैं। जैसे कई बार बांध बनाते हैं हम, तो बांध बनाते तो उसके अधीन अंडर में भी अपनी क्या जमीन चल जाती है, तो ऐसे में हमें मुआवजा मिलना चाहिए, और उचित मुआवजा मिलना चाहिए। तो यहाँ पे अल्पसंख्यकों के लिए तो अलग से प्रावधान कर दिया, माना कोई जमीन अल्पसंख्यक की आ जाए तो उसको तो बाजार रेट से पैसे दे रहे हो, और सामान्य दूसरे जो लोग हैं उनको बाजार रेट से पैसे नहीं दे रहे हो आप। लिख लिया, लिखो, तीस क्लोज टू, अनुच्छेद 30 क्लोज 2। अब देखो, इसमें लिखा हुआ है कि अनुदान देते समय किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्या लिखा हुआ है, अनुदान देते समय किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मैं लिखा देता हूँ, लैंग्वेज दे देता हूँ पूरा, लिखिएगा, किसी भी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान को, किसी भी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान को अनुदान देने, अनुदान देने में इस आधार पर, इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि, भेदभाव नहीं किया जाएगा कि ये संस्था तो, ये संस्था तो अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा,
अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा संचालित, ब्रैकेट में प्रशासित है, इसके द्वारा प्रशासित है, अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा प्रशासित है या फिर संचालित है। लिख लिया। इसी के साथ आपका जो शिक्षा और संस्कृति का अधिकार था वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब आपका जो छठा नंबर का जो मूल अधिकार है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। उसका उल्लेख मिलता है आर्टिकल 32 में। किसमें मिलता है? आर्टिकल 32 में मिलता है। लेकिन आर्टिकल 32 पढ़ने से पहले हमें बीच में एक आर्टिकल परेशान कर रहा है। वो कौन सा? 30 और 32 के बीच में आर्टिकल कौन सा आ रहा है? 31 आ रहा है। तो क्यों ना हम आर्टिकल 31 को पहले ही पढ़ लें। तो अलग से नोट डाल लो आप, आर्टिकल 31, अनुच्छेद 31। अब देखो, आर्टिकल 31 का संबंध संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। तो ये अनुच्छेद किससे संबंधित है? संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार हुआ करता था। कैसा अधिकार हुआ करता था? मूल अधिकार हुआ करता था। और जिसका उल्लेख आपको पता है भाग 3 में मिलता है। किसमें मिलता है? भाग 3 में मिलता था। और अब जो संपत्ति का अधिकार है ये केवल संवैधानिक अधिकार रह गया। क्या रह गया? संविधान के अनुसार संवैधानिक अधिकार, अलग कानूनी अधिकार भी है, ये संवैधानिक अधिकारों में रह गया। अब संवैधानिक अधिकार उसको कहते हैं जिसका उल्लेख संविधान में मिलता हो। तो संपत्ति के अधिकार का उल्लेख संविधान में मिलता है। तो संविधान में कहाँ मिलता है? भाग 12 मिलता है। भाग 12 के कौन से आर्टिकल मिलता है? अनुच्छेद 300 ए में मिलता है। किस में मिलता है? अनुच्छेद 300 ए में मिलता है। 300 क्या बोल सकते हो हिंदी में आप इसको? इसमें मिलता है। पहले मूल अधिकारों में आता था। मूल अधिकारों से संवैधानिक अधिकार कब समाहित किया गया इसको? तो ये किया गया 44वां संविधान संशोधन के तहत। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में हुआ था। 1979 में लागू हो गया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई था। मोरारजी देसाई थे, ध्यान रखना। इनके समय ये चेंज हुआ था। और पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार इन्हीं के समय बनी थी भारत में। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। चलो लिखो, इसमें आर्टिकल 31 में कुछ लिखा आपने? लिखो, इस अनुच्छेद का संबंध संपत्ति के अधिकार से है। किससे है? संपत्ति के अधिकार से है। संपत्ति के अधिकार से है। लिखो, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों, मौलिक अधिकार ब्रैकेट में भाग 3, भाग 3 से हटाकर, हटाकर भारतीय संविधान के, भारतीय संविधान के भाग 12, भाग 12 के अनुच्छेद
300 क्लोज क 300 क्लोज ए में रखा गया है, में रखा गया, अर्थात वर्तमान में संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, लेकिन संवैधानिक और कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है, राइट। कानून की जगह क्या मिल सकता है आपको? विधिक। क्या मिल सकता है? विधिक अधिकार है, बिल्कुल है। संवैधानिक अधिकार है, बिल्कुल है। संवैधानिक अधिकार क्यों? क्योंकि इसका संविधान में उल्लेख मिलता है। संविधान में कौन से भाग में मिलता है वर्तमान में? भाग 12 आर्टिकल 300 क, और पहले ये मूल अधिकारों में आता था, भाग 3 में समाहित था ये। समझ गए? लिख लिया? अब लिखो आर्टिकल 31A। आर्टिकल 31A। देखिएगा, सुनना मेरी बात। इसको पहले संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। बहन जी 5 बार तो पेन गिरा दिया तूने। गिर जाता है, पेन नहीं संभल रहा तो कड़ा कैसे संभलेगा? देखो, इसे पहले संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। और पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में। इससे पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया। देखिएगा, इसके तहत 5 प्रकार की संपत्तियों को, 5 प्रकार की संपत्तियों को संपत्ति के अधिकार से बाहर किया गया। संपत्ति के अधिकार से बाहर किया गया। लिख लिया? लिखो अनुच्छेद 31B। अनुच्छेद 31B लिखिएगा। इसको भी विद्यार्थियों प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत ही जोड़ा गया। देखो, इसे भी पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया। देखो, इस अनुच्छेद का संबंध भूमि सुधार, इससे भूमि सुधार एवं जमींदारी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था में सुधार से संबंधित है। यह सुधार से है। इसका संबंध किससे है? भूमि सुधार एवं जमींदारी व्यवस्था में सुधार से है। देखो, आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि अनुसूची 9 कब जोड़ी गई है? क्या अनुच्छेद? सॉरी, 12 अनुसूची है ना, उसमें अनुसूची संख्या 9 कौन से अमेंडमेंट के तो तहत जोड़ी गई थी? पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई थी। तो सीधा सीधा आर्टिकल 31B का संबंध किससे है? अनुसूची 9 से भी है। देखिएगा,
अनुच्छेद बी, अनुच्छेद 31 बी, नोट डाल के लिखो नोट, अनुच्छेद 31 बी, अनुच्छेद 31 बी का संबंध, अनुच्छेद 31 बी का संबंध अनुसूची अनुसूची 9 से है। किससे है? अनुसूची 9 से है। लिख लिया? पिछली बार लिखाया था कि बहन जी 31 एर बीर सी नहीं लिखाया? तुमने भी नहीं लिखा होगा फिर तो, नहीं लिखा वास्तव में? सही बताओ। एक दिन आप कह रहे थे सर इस बैच में तो आप थोड़ा ऊपर ऊपर चल रहे हो। ऊपर ऊपर नहीं चल रहा, वो तो पहली क्लास थी इसलिए जरूरी था। ठीक है, बाकी ऊपर तो नहीं चलेंगे, हर बार डीप ही जाएंगे, ईमान के चलना। वो तो देखो नए नए कोई बच्चे आते हैं तो हेवी डोज थोड़ा ग्रहण नहीं कर पाते, रेडमिशन हो गया उसके बाद में क्या दिक्कत है, कहाँ जाएंगे, कहीं नहीं जाने वाले। फिर तो जरूरी है। अब नया नया जो नया बच्चा आया उसको हमने हेवी डोज दे दिया, ज़्यादा गहराई से पढ़ा दिया, और बाहर जाके वो कहेगा यार मेरे तो समझ में नहीं आया यार, सही नहीं पढ़ाया। अरे भाई अच्छा पढ़ाया आपको, गहराई से पढ़ाया है, आप समझे नहीं हो। लेकिन मास्टर को कितना दुख होगा यार, बच्चों को इतना गहराई से पढ़ाया उसके बाद में भी ये कह रहा है सही नहीं पढ़ा रहा मास्टर। अनुच्छेद देखो 31 सी, अनुच्छेद 31 सी लिखो, इसे 25वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा जोड़ा गया। 25वां संविधान संशोधन 1971 के तहत जोड़ा गया। लिख लिया? देखो विद्यार्थियों, आर्टिकल 14 और 19 इसमें मूल अधिकारों में शामिल है। और अगर हम बात करें आर्टिकल 39 बी और आर्टिकल 39 सी, तो नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। तो यहां पर एक काम कर दिया इन्होंने, इन दोनों को लड़ा दिया। किसको? मूल अधिकारों को और नीति निर्देशक तत्वों को। इसमें कह दिया कि आर्टिकल 14 और 19 पर प्रथम वरीयता किसको दी जाएगी? 39 बी और 39 सी को दी जाएगी। मतलब मूल अधिकारों से भी ज्यादा अधिकार किसको दे दिए? नीति निर्देशक तत्वों को दे दिए। और नीति निर्देशक तत्व तो आपको पता वाद योग्य नहीं है, मतलब एक प्रकार से राज्य को अधिकार दे दिए। दिए कि नहीं दिया है? प्रत्यक्ष रूप से राज्य चाहे तो उनको लागू कर सकता है, राज्य चाहे तो नहीं कर सकता है। तो अगर सामान्यतः हम बात करें नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों में, तो पावरफुल मूल अधिकार है। कौन है? मूल अधिकार। लेकिन ये आर्टिकल 31 सी लड़ाई कराया गया, लड़ाई करवा दी ना इसने। तो पहले तो आप कह रहे हो कि मूल अधिकार बेस्ट है सबसे, लेकिन यहाँ पे नीति निर्देशक तत्वों को इनके ऊपर मान लिया आपने, तो दोनों में विरोध हो गया, दोनों में टकराव हो जाएगा। यहाँ से टकराव की शुरुआत कर दी इन्होंने। लिखिएगा, एक मिनट। आपने लिखा होगा कि इसे 25वें संविधान संशोधन 1971 के तहत जोड़ा गया। अगला फैक्ट लिखो इसमें, इसके तहत, इसके तहत अनुच्छेद 39 बी, अनुच्छेद 39 बी कॉमा अनुच्छेद 39 सी, इसके तहत अनुच्छेद 39 बी कॉमा अनुच्छेद 39 सी ब्रैकेट में नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व में आते हैं, क्योंकि जब नीति निर्देशक तत्व हम पढ़ते हैं तो 36 से लेकर 51 तक पढ़ते हैं, तो सीधा सीधा नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल है। नीति निर्देशक तत्व
को अनुच्छेद 14 कॉमा, अनुच्छेद की जगह पर आप आर्टिकल लिख सकते हैं जिनको अनुच्छेद लिखने में दिक्कत आती है। अनुच्छेद 14 कॉमा अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 ब्रैकेट में मूल अधिकार पर प्राथमिकता दी गई। लिख लिया। अर्थात हम ये कह सकते हैं 25वें संविधान संशोधन 1971 के तहत ही मूल अधिकार। अब देखो मेरी बात सुनना, ये अमेंडमेंट किसने किया होगा? संसद ही करेगी भाई। मूल अधिकारों में अगर जो संशोधन की बात आती है वो संशोधन करने का अधिकार किसको है? संसद को है। तो संसद ने एक अमेंडमेंट किया, 25वां संविधान संशोधन 1971 हुआ, तो कुल मिला के संसद ने लड़ाई करवा दी। लड़ाई करवा दी। अब संसद कोई कानून बनाती है तो उसकी न्यायिक समीक्षा कौन करता है? न्यायपालिका। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पावर दिया गया है, ध्यान रखना। तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा कि नहीं जाएगा मामला? पहले तो दोनों को लड़ाते हैं। तो इस बात को लेकर दोनों में क्या हो गया? टकराव की शुरुआत हो गई। लिखो अर्थात, या नोट डाल के भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, नोट भी डाल सकते हो। अर्थात यहां से ही मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में टकराव उत्पन्न हो गया। झगड़े की शुरुआत हो चुकी है। ये घटना कब की है? 1971 की। कब होना शुरुआत हुआ था टकराव दोनों में? 1971 में हो गया था। 25वां अमेंडमेंट हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब तक 106 बार संशोधन हो चुके हैं। कितनी बार हो चुके हैं? 106। इसी प्रकार देखिएगा विद्यार्थियों, अगर हम बात करें, बातें नहीं, बस सिंसियर मैटर चल रहा है। केशवानंद भारती वाला केस नाम सुना होगा, 1973 का है। 13 जजों की संवैधानिक पीठ बैठी थी। उसमें कहा गया कि 25वां जो संविधान संशोधन हुआ 1971 में, जिसमें नीति निर्देशक तत्वों को पावरफुल बनाया, किसके ऊपर? मूल अधिकारों के ऊपर, तो वो सही है। यानी कि इसमें इस बात को, जो 25वां अमेंडमेंट हुआ था 1971 वाला, इसको वैध ठहरा दिया। क्या ठहरा दिया? वैध ठहरा दिया। अगला फैक्ट लिखो। केशवानंद भारती बनाम, केस का नाम है केशवानंद वर्सेज, केशवानंद भारती वर्सेज केरल सरकार, मामला, वाद, केस, कुछ भी लिख सकते हैं, वाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में, 25वें संविधान संशोधन 1971 की बात को, 25वां संविधान संशोधन 1971 की बात को वैध ठहराया। और 25वां संविधान संशोधन 1971 की बात क्या थी? कि नीति निर्देशक तत्व किसके ऊपर हावी होंगे? मूल अधिकारों के ऊपर होंगे। जब 13 जजों की पीठ ने, जब हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि पावरफुल कौन रहेगा, नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 39B और C किसके ऊपर पावरफुल होंगे? 14 और 19 के ऊपर पावरफुल होंगे। ध्यान, फिर बाद में झगड़ा और बढ़ गया। संसद ने कानून बनाया था, कौन सा? 25वां संविधान संशोधन 1971 के तहत अमेंडमेंट किया।
उसको कोर्ट ने भी प्रूव कर दिया हाँ कि ठीक है, कोई गलत नहीं किया, संसद के द्वारा जो भी अमेंडमेंट किया गया सही किया गया। संसद को थोड़ा सा अधिकार और मिल जाए, फिर देखना क्या करेंगे। फिर संसद एक नया अमेंडमेंट करने की तरफ जारी है, जिसका नाम है 42वां संविधान संशोधन 1976। और इस समय भारत की प्रधानमंत्री है इंदिरा गांधी। कौन है? इंदिरा गांधी, आयरन लेडी, लो पुरुष लो महिला, ठीक है। तो इंदिरा गांधी के समय एक अमेंडमेंट होता है 42वां संविधान संशोधन 1976। उसमें कहा गया कि तुम लड़ रहे हो ना मूल अधिकारों को लेकर, कि मूल अधिकार ज्यादा पावरफुल है और नीति निर्देशक तत्व तो राज्य के ऊपर डिपेंड करते हैं, राज्य चाहे तो इनको लागू कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। इसमें ये कह दिया कि जितने भी मूल अधिकार है, सभी मूल अधिकारों पर सभी नीति निर्देशक तत्व हैवी होंगे, सारे। वहां तो 39 बी और सी की बात की थी, इसने सारों को हैवी कर दिया। देखो, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, यानी नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों में टकराव होगा तो मान्य कौन सा होगा? नीति निर्देशक तत्व। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सभी नीति निर्देशक तत्वों, सभी नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई। ये तो गड़बड़ हो गया फिर। केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार वाला जो केस आया था 1973, इसके फैसले की वजह से तो संसद और पावरफुल होगी और चेंज कर दिया। फिर दोनों में टकराव होने लग गया, इसमें मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में। फिर एक और केस गया सुप्रीम कोर्ट में। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय से बदल जाता है, कई बार चेंज करता रहता है। फिर एक और केस गया, लेकिन आपको पता है आज तक जितने भी संवैधानिक पीठों का गठन हुआ है उसमें सबसे ज्यादा जज कौन से वाले निर्णय में शामिल थे? 73 वाले में, 1973 का जो केशवानंद भारती वाला लिखा है ना आपको, इसमें सबसे ज्यादा जज शामिल हुए हैं। फिर एक और केस चला था जिसका नाम है मिनर्वा। क्या नाम है? मिनर्वा मिल्स वाद 1980। कब का है? 1980 का है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम लड़ो मत, कोई भी श्रेष्ठ नहीं है, ना तो मूल अधिकार श्रेष्ठ है ना नीति निर्देशक श्रेष्ठ है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। कभी ये पावरफुल हो जाता है तो कभी ये पावरफुल हो जाता है। देखिएगा, मिनर्वा मिल्स वर्सेज मिनर्वा मिल्स वर्सेज भारत संघ, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, मामला 1980 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, मतलब इसका फैसला सुना रहा था ना, उस समय की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल अधिकार ब्रैकेट में भाग 3, मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्व ब्रैकेट में भाग 4 एक दूसरे के पूरक है। एक दूसरे के क्या है? पूरक। और मैं कई बार हिंदी में आपको बताता हूं पूरक क्या होते हैं, जो सहायता करते हो, एक दूसरे के पूरक है, लिख लिया। अर्थात दोनों का परस्पर समान महत्व है, या दोनों परस्पर समान महत्व रखते हैं, अर्थात दोनों परस्पर समान महत्व रखते हैं।
लिख लिया। तो देखो, मूल अधिकारों से संबंधित कई बार कोर्ट में केस चले हैं। एक केस लिखा दिया आपको, कौन सा, केशवानंद भारती बनाम 1973 वाला, और एक लिखा दिया कौन सा, 80 वाला। और अन्य केस भी लिख लो जो मूल अधिकारों को लेकर चले हैं। तो लिखिएगा, मूल अधिकारों से संबंधित अन्य केस, वाद, मामले, कुछ भी लिख सकते हो। मैं मेन लिखा रहा हूं, इनके अलावा और भी चल सकते हैं। कुछ केस है, उनके नाम लिखाऊंगा ना। देखो, पहला, ए के गोपालन वाद, ए के गोपालन बनाम मद्रास सरकार 1950। चला था ना ये केस, ए के गोपालन वर्सेज मद्रास सरकार 1950। लिख लिया। दूसरा लिखो, शंकरी प्रसाद। आजकल ये वादों से क्वेश्चन भी आने लगे। देखो, वहां आप लिख सकते हैं मद्रास सरकार वाद, क्या लिख सकते हैं यहां पर, वाद लिख सकते हैं। वाद ना लिखो तो आप केस लिख सकते हैं, केस ना लिखो तो मामला लिख सकते हैं आप, है ना। दूसरा लिखो, शंकरी प्रसाद वर्सेज, वर्सेज की जगह बनाम भी लिख सकते हो आप, वर्सेज भारत संघ, भारत संघ। मामला, मामला नहीं लिखो तो क्या लिखोगे, वाद 1951, 1951 वाला कर लो। चक्कर ये पड़ता है कि इनको एक तरफ तो इनका सन दे देते हैं और एक तरफ इन केस का नाम दे देते हैं, सुमलित करवा लेते हैं। केशवानंद भारती वाला केस कब आया, तो 73, 74, 71, 72, बताओ कब आया, 73 में। बस ये तो याद रखना। मिनरल मिल्स वाला 80 में। तो ये जब इन केसों के बारे में हम बार बार पढ़ते हैं, अब देखो केस का जब फैसला आता है ना, तो इतनी मोटी किताब आती है उसमें, कितनी आती, इतनी मोटी किताब, एक एक केस की थोड़ी देख सकते हैं हम। वो तो ठीक है, जब हम नौकरी लग गए, फ्री बैठे हैं, कभी कोई ऐसा बच्चा कोई क्वेश्चन लेके आ जाए, सर केशवानंद भारती वाला मामला था, उसमें उस एग्जाम में ये पूछा गया, ला भाई देखते हैं, अपने पास है तो ठीक, नहीं तो मंगवा लेंगे, क्या दिक्कत है। निर्णय तो आजकल और ऑनलाइन सब कुछ मिल जाता है आजकल, तो निर्णय आ जाएगा पूरा, उसकी पीडीएफ मिल जाएगी पूरी, ये लो, लेकिन इंग्लिश में मिलेगी वो। हाँ, तो फिर ट्रांसलेट कर लेंगे, कुछ न कुछ गूगल की हेल्प लेंगे, और तो क्या करें। तीसरा लिखो, सज्जन सिंह वाद, कौन सा, सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान सरकार। ये राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। राजस्थान सरकार, मामला या वाद 1965। कब का ये, 1965। ये भी मूल अधिकारों से रिलेटेड ही था। आपको पता है एक गोलकनाथ वाद भी आया था, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब सरकार। ये सब सुप्रीम कोर्ट में चले केस, कहाँ चले केस सारे, सुप्रीम कोर्ट में। पंजाब सरकार वाद 1967, 1967 का है। और ये दो तो आपको याद ही, अभी लिखा है मैंने आपको, एक तो केशवानंद, केशवानंद भारती वाला, ये कब का है, 1970। पूरा लिखना आप तो, केशवानंद भारती, या भी लिखा दिया, कोई जरूरत नहीं है। और एक कौन सा लिखा, मिनरवा मिल्स, मिनरवा मिल्स वाला केस, ये कब का है, 1980 का। तो ये कुछ केस है, इनके बारे में याद रखना, 5-6 केस लिखा है मैंने आप। और कभी और डिटेल जाननी हो तो इनको गूगल पे सर्च कर लेना, वहाँ मिल जाएगी इनकी पूरी पीडीएफ, पढ़ लेना, 500-1000 पेज की जो भी है। लिख लिया विद्यार्थी सभी ने। अब अपना एक मूल अधिकार बच गया, वो कौन सा है, संवैधानिक
उपचारों का अधिकार और उससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो एक ही आर्टिकल है, वो कौन सा है? 32। आर्टिकल 32 में हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार पढ़ेंगे, फिर 33 पढ़ेंगे, फिर 34 पढ़ेंगे और 35 पढ़ेंगे। 35 पढ़ने के साथ ही हमारा जो मूल अधिकार चल रहा है, भाग 3 चल रहा है, वो क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। की क्लास को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अब देख